नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीरिया में क्या तख्ता पलट के साथ आईएसआईएस फिर से जिंदा हो रहा है? क्या सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ बगावत और असद का देश छोड़कर रूस जाना इस्लाम की जीत है? सवाल यह है कि क्या खाड़ी देशों में एक जंग की शुरुआत हो चुकी है या फिर खलीफा की गद्दी के लिए तुर्की ने अपना आखिरी कांटा निकाल दिया है? आज हम आपको बताएंगे आखिर असद के खिलाफ बगावत की वजह क्या 200 टन सोना थी या अरबों का महल या फिर ड्रग्स कारोबार। आपको यह भी बताएंगे कि कितने भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और भारत का कितना कारोबार फिलहाल सीरिया के साथ हो रहा है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अब अमेरिका, इजराइल, रूस क्या करेंगे। आज हम आपको असद की बेशुमार संपत्ति से लेकर भूखे सीरिया का सच बताएंगे। साथ ही बताएंगे अब सीरिया एक नहीं, दो नहीं, क्या 5 हिस्सों में बंटने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस्लामिक जंग सीरिया खत्म। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े के साथ जिससे आपको शायद थोड़ा एहसास हो कि कैसे 80% सुन्नी बाहुल्य देश के अंदर जब बशर अल असद जो कि खुद शिया है वो जब वहां साम्राज्य को संभाल रहे थे तो क्यों बगावत की आग सुलगती गई। क्या वाकई में इसके पीछे जंग शिया सुन्नी की थी या फिर बशर अल असद ने सीरिया को अपनी तानाशाही का अड्डा बना लिया था और लोग इतने परेशान हो गए थे कि वो बगावत पर उतर आए। हम आपको बशर अल असद की संपत्ति और सीरिया के खस्ता हाल होने के बीच के कनेक्शन को समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बताएंगे किस तरीके से वहां विद्रोह हुआ और उसके पीछे क्या वाकई में तुर्की था, अमेरिका था, इजराइल था या फिर सऊदी अरब था, और क्या सीरिया वाकई में 5 हिस्सों में बंटने वाला है और क्या वाकई में आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से वहां सक्रिय होगा। उससे पहले असद की संपत्ति जरा देखिए। असद के पास 1.35 लाख करोड़ रुपए है, इसको आप गिन भी नहीं पाएंगे। सोना कितना है असद के पास? सोना है 200 टन सोना है, 200 टन सोना। उसके पास एक आलीशान घर है जिसकी संपत्ति अरबों की बताई जा रही है। अब आगे गिनिए कौन कौन सी कार है। उसके पास रोल्स रॉयल है, इसके अलावा उसके पास फैंटम कार है, उसके पास एस्टन मार्टिन DB7 कार है, उसके पास फरारी F40 है, उसके पास फरारी F430 है, इसके अलावा उसके पास मर्सिडीज बेंज है और ऑडी है। और ये इन कारों की कीमत ही करोड़ों में है, या कहिए कि इतनी कारें हैं कि जब लवाजमा चलता है तो शायद वहां सीरिया के उन भूखे लोगों के दिलों पर एक कांटे की तरह चुभता था जो सोच रहे थे कि बशर अल असद उनकी जिंदगी को खुशहाल करेगा, लेकिन असद के पास अपार संपत्ति रही और उन सब के बीच में सीरिया खस्ता हाल होता चला गया। और यही वजह है कि अपना देश छोड़कर भागे असद के पास बेशुमार संपत्ति जो है उसको लेकर सवाल है कि क्या वो उस संपत्ति को लेकर रूस भाग गया है, क्या रूस ने उसकी हेल्प की है। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने साथ कई किलो सोना और रकम लेकर गया है, लेकिन क्या 200 टन सोना लेकर गया? क्या वो 1.35 लाख डॉलर लेके गया है? इसकी संभावना कम है। तो वो कहां है? क्या वो सीरिया के अंदर है? क्या वो बैंक के अंदर है या उसने वक्त से पहले ही विदेशी बैंक के अंदर उसको जमा कर दिया था? एक तरफ जहां देश की 90% जनता गरीबी में जीवन जीने को मजबूर रही, वहीं सऊदी अखबार अलाव की माने तो राष्ट्रपति बशर अल असद की फैमिली बेहद अमीर रही। अलाव की रिपोर्ट में ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज MI6 के हवाले से जानकारी दी गई कि 2023 तक राष्ट्रपति की नेटवर्थ में करीब 200 टन सोना, अरबों डॉलर और यूरो शामिल थे। सीरिया के अंदाजा लगाइए, सीरिया के 7 साल के बजट के बराबर दौलत असद परिवार के पास थी। राष्ट्रपति असद की संपत्ति 1.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास ना की गई और इसके अलावा असद के पास आलीशान घर, महंगी और लग्जरी गाड़ियों का जखीरा रहा और जिसकी झलक आए दिन उनके काफिले में दिखाई देती थी। और कौन कौन सी कारें थी उसकी जानकारी हमने आपको बाकायदा दी। लेकिन असद का अरबों का जो एक कारोबार था, क्या ये एक नंबर का पैसा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि
सीरिया की जनता को बर्बाद करके असद ने पैसे को कमाया, क्योंकि असद के बारे में कहा जा रहा है कि बशर अल असद का अरबों का ड्रग्स का कारोबार था। आप सोचिए, वो देश का राष्ट्रपति और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ड्रग्स का कारोबार करता था। और सीरिया में बशर अल असद का एक बड़ा ड्रग्स का नेटवर्क था, जिसका असद सरकार को अरबों डॉलर की कमाई उससे होती थी। और इस ड्रग्स का नाम क्या था? कैप्टागन। दुनिया में 80% प्रोडक्शन इसका सीरिया में ही होता है। सीरिया इसका सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। असद सरकार को इससे सालाना 5 अरब डॉलर के आसपास की कमाई होती थी। कैप्टागन से सीरियाई सेना के आला अधिकारियों को भी तगड़ी कमाई होती थी और इसलिए वो असद के साथ लगातार जनता पर अत्याचार करते थे। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। 26 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच मानो कि सीरिया का नक्शा ही बदल गया है, या कहिए खाड़ी देश की सियासत बदल गई है, या कहिए कि खलीफा के कुर्सी के लिए जो तुर्की अपने आप को कमजोर मान रहा था, वो अचानक से ताकतवर एक बार फिर से हो गया है, क्योंकि उसके हाथ सीरिया आ गया है। उसके हाथ सीरिया आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हम प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नक्शे को जरा देखिए और देखिए किस तरीके से सीरिया की कमान असद के हाथ से निकलकर किन किन के हाथों में पहुंच चुकी है। दो नक्शे के जरिए आपको समझा रहे हैं, जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 26 नवंबर की, जरा देखिए। 26 नवंबर को असद सरकार, ये जो लाल रंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है, इस हिस्से के अंदर असद सरकार थी। तुर्किश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जिसको एसडीएफ कहते हैं, वो जो पीले रंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर थी। हयात तहरीक अल शम यानी कि एचटीएस, वो इसमें आपको बहुत छोटे हिस्से के अंदर दिखाई दे रही थी। ये हिस्सा कौन सा है, आगे प्रोग्राम में चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा सीरियन रिबेल फोर्स, वो आपको नीले रंग के अंदर दिखाई दे रही है। आईएसआईएस जो है धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। असद सरकार जहां कंट्रोल करती थी वहीं आईएसआईएस भी था। और इसके अलावा गोलान हाइट्स, जिस पर इजराइल का कब्जा है और उस पर लगातार मिसाइल्स भी दागी गई, वो हिस्सा है। अब परिवर्तन क्या है, जरा देखिए। 8 दिसंबर होते होते जो असद सरकार, जिसे हम लाल रंग से दिखा रहे हैं, वो हयात तहरीक अल शम एचटीएस के अंदर तब्दील हो गई। असद को भागना पड़ा, सत्ता छोड़नी पड़ी और उस पर एचटीएस का कब्जा वर्तमान स्थिति के अंदर है। उसके अलावा बहुत कुछ इस नक्शे में नहीं बदला, क्योंकि सीरिया का एक बड़ा हिस्सा वहां असद सरकार कंट्रोल करती थी और उसको आज की तारीख में एचटीएस कंट्रोल कर रहा है। हालांकि ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, असद सरकार को छोड़ दीजिए, एसडीएफ, एचटीएस, सीरियन रिबेल फोर्स, आईएस, ये दरअसल सब असद सरकार को हटाने के लिए एकजुट थी। लेकिन अब असद सरकार हट चुकी है, तो हर कोई हो सकता है एक दूसरे से लड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि हर किसी को सत्ता चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह असद के जाने के साथ शांति की शुरुआत नहीं, बल्कि एक छोटी सी शांति के साथ एक बड़ी जंग की आगाज के तौर पर इसे देख सकते हैं, जिसमें आईएसआईएस एक बड़ी भूमिका निभाते हुए एक बार फिर से बंदूक के दम पर सीरिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस इलाके पर फिलहाल किसका कंट्रोल, और क्यों हम कह रहे हैं कि सीरिया से असद सरकार का जाना तुर्की के कंट्रोल में सीरिया के आने के बराबर है और 5 हिस्सों के अंदर सीरिया बंट सकता है। सबसे पहले इलाके की बात करते हैं, पूर्वी सीरियाई इलाका, जिस पर कुर्दों और एसडीएफ का कब्जा है। दरअसल पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर सीरिया ने, सीरिया के अंदर कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ का कब्जा है। 10 अक्टूबर 2015 को अमेरिका के समर्थन से इस ग्रुप की स्थापना की गई। सीरिया को सेकुलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना एसडीएफ का मकसद है। वहीं तुर्की का मानना है कि एसडीएफ के पीछे कथित आतंकी संगठन पीकेके का समर्थन है और इस संबंध के कारण तुर्की इसका खुलकर विरोध करता है। लेकिन अब तुर्की के कंट्रोल में कई हिस्से हैं। एचटीएस अपने आप में तुर्की के कंट्रोल में है, तो हो सकता है कि एसडीएफ के खिलाफ भी एक जंग सीरिया के अंदर छेड़ दी जाए। इसके अलावा इद्रिश, अलेप्पो, दमिश्क और मध्य सीरिया में मौजूदा विद्रोह की अगुवाई करने और असद को देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले एचटीएस अल नुसरा फ्रंट का ही बदला हुआ स्वरूप है। और इद्रिश, अलेप्पो और दमिश्क सहित सीरिया के बड़े हिस्से, खासकर मध्य सीरिया पर इस समूह का पूरा कब्जा हो चुका है। इस समूह को तुर्की का सीधा समर्थक हासिल है और इसके कब्जे वाला इलाका सीरिया के उत्तरी सीमा पर तुर्की की सीमा से लेकर
दक्षिणी सीमा में जॉर्डन की सीमा तक फैला हुआ है। अब मानकर चलिए जो लाल रंग था जो अब एसटीएस के हिस्से में आ चुका है, सीधे तौर पर कहिए कि वो तुर्की के हिस्से में आ चुका है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया जहां एसएनए यानी कि सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है। दरअसल एसएनए भी तुर्की के समर्थन वाला विद्रोही समूह ही है। साल 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत के बाद यह समूह राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना से अलग हो गया था। असद के सुरक्षा बलों के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीरिया में बड़े हिस्से पर फिलहाल एसएनए का दबदबा कायम है। इसका मतलब 80% हिस्से पर तुर्की समर्थित संगठनों का कब्जा है, जबकि पश्चिमी सीरिया के अंदर अलावायत फोर्सेस का कंट्रोल कहा जा रहा है। सीरिया में असद के समर्थन वाले और उनके अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अलावायत फोर्सेस का दबदबा पश्चिमी सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में है। इन इलाकों को असद समर्थित सेना समूह का मजबूत गढ़ कहा जा सकता है। विद्रोह के बावजूद असद के साथ मानने वाले अलावायत फोर्सेस के ईरान, इराक और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ मजबूत रिश्ते हैं। लेकिन मानकर चलिए असद देश छोड़कर जा चुके हैं, तो अलावायत के कंट्रोल में जो हिस्से हैं वो आने वाले वक्त में आपको एचटीएस के कंट्रोल में नजर आएंगे और एक जंग जिसे गृह युद्ध के तौर पर वहां देखी जाए वो आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सीरिया को तोड़ने की जो बात करें, जो अलग अलग हिस्से हमने आपको बताए जो कंट्रोल में है, वो अपना कंट्रोल छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। उल्टा अगर वो कंट्रोल में है तो मजबूती से दूसरे हिस्से पर भी वो अपना कंट्रोल चाहेंगे, ताकि उस हिस्से पर भी वो कंट्रोल करते हुए पूरे सीरिया को अपने कंट्रोल में ले ले। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 हिस्से में सीरिया टूट सकता है। उसमें जो अलावायत के पास का हिस्सा है उसमें रूस अभी भी हस्तक्षेप दे सकता है। इसके अलावा एचटीएस और एसडीएफ के पास का जो हिस्सा है उस पे बाकायदा तुर्की अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ेगा। इजराइल एक हिस्से पर कंट्रोल कर रहा है, वो चाहेगा कि वहां की सत्ता अपने हिसाब से अलग चले। तो क्या वाकई में सीरिया अगर टूटेगा तो अलग अलग देशों को उससे फायदा होगा? इसको भी जरा समझिए। और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो अमेरिका को होगा। सीरिया के कई टुकड़ों में बिखरने से अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। असद शासन के पतन के बाद अमेरिका ने कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बहाने सीरिया में 140 बम गिराए हैं। वॉशिंगटन डीसी और पेंटागन का मानना है कि इससे सीरिया के साथ ही ईरान जैसे देश और हिजबुल्लाह, हुती और इराकी मिलिशिया जैसे समूह कमजोर पड़ेंगे, जिससे पश्चिम एशिया में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर पड़ेगा। फिलहाल इनके चक्कर में अमेरिका इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बाकायदा हुती उसे ट्रेड को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए वो उनके जहाजों पर अटैक करते हैं। अब अमेरिका और इजराइल इसमें मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम संगठनों को खत्म किया जाए। लेकिन समस्या इससे बड़ी है। क्या वाकई में सीरिया के अंदर जब गृह युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से आज तक क्या बदला है? या यूं कहिए कि बशर अल असद के वहां राष्ट्रपति रहने के दौरान कितने सीरियन यानी कि सीरिया के लोग शरणार्थी बन गए, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोचिए, एक नेता वहां की कुर्सी को संभालता है और उसके बाद वहां की आवाम देश छोड़कर भागने लगती है जिंदगी को बचाने के लिए। कहा जाता है कि सीरिया की आबादी 2 करोड़ के आसपास थी, उनमें से 1 करोड़ 30 लाख लोग शरणार्थी बनने के लिए दूसरे देशों में भाग गए। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। लेकिन वर्तमान में जो आधिकारिक आंकड़ा है, विस्थापितों का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो क्या है, इसको जरा देखिए, जिनको बाकायदा अलग अलग देशों के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, रजिस्टर किया गया है। वो क्योंकि अब उम्मीद लगा रहे हैं कि बशर अल असद की सरकार वहां से जा चुकी है, तो जो शरणार्थी जो उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पूरी सांस्कृतिक विरासत को इधर उधर करें, उनको वापस उस देश की तरफ किया जाए जहां के वो मूल निवासी यानी कि सीरिया। कुल विस्थापित कितने हैं जरा देखिए। अगर बात करें सीरिया शरणार्थी और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की, तो कुल विस्थापित 74 लाख है। आप सोचिए, एक देश की आबादी जिसकी 2 करोड़ कही जा रही है, उनमें से 74 लाख तो विस्थापित है, जो सीरिया के अंदर नहीं है, जो दूसरे देशों के अंदर है। यूरोप के अंदर जो विस्थापित है वो 13 लाख है। तुर्की में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं जो 31 लाख है, और इसलिए भी तुर्की चाहता है और चाहता था कि बशर अल असद की सरकार वहां से जाए, क्योंकि ये शरणार्थी उनके देश के अंदर एक बड़ी समस्या बन गए थे और वो चाहते थे कि जैसे ही वहां से बशर अल असद की सरकार जाए, इन शरणार्थियों को वापस सीरिया के अंदर शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही लेबनान के अंदर 7,74,000 शरणार्थी हैं जो सीरिया के और लेबनान के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि सीरिया और लेबनान का बॉर्डर एक साथ लगा हुआ है और महज एक डॉक्यूमेंट के जरिए आप इधर से उधर जा सकते हो। और जैसे ही बशर अल असद ने वहां पर सत्ता को संभाला और वहां पर तानाशाही शुरू की, उसके बाद लेबनान के अंदर एक बड़ी संख्या बहुत तेजी से मूव कर गई जो 7,74,000 है। जर्मनी के अंदर 7,16,000, जबकि इराक के अंदर 2,86,000। और इसके अलावा अगर बात करें इजिप्ट के, तो इजिप्ट के अंदर 1,56,000 ऐसे लोग हैं जो सीरिया के हैं, लेकिन वो सीरिया के अंदर नहीं बल्कि दूसरे देशों के अंदर है। कहा यह भी जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो दरअसल वो आंकड़ा है जो वहां पर रिकॉर्ड किया गया। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। जैसे तुर्की के अंदर कहा जा रहा है कि 31 लाख के आसपास सीरिया के लोग रह रहे हैं, जबकि तुर्की कह रही है कि हमारे पास 49 लाख के आसपास लोग हैं। उनमें से सिर्फ 31 लाख को ही रजिस्टर किया गया। 2011 में अल असद के खिलाफ जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो सीरिया की आबादी लगभग 2 करोड़ थी। इसके बाद के सालों में लगभग 5 लाख लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए और लगभग 1.3 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर इन देशों के अंदर भाग गए। लेकिन खतरा सिर्फ सीरिया के अंदर 5 टुकड़ों में बंटते देश को लेकर नहीं है। खतरा इस बात को लेकर भी नहीं है कि क्या वाकई में तुर्की पूरे खाड़ी देशों को कंट्रोल करेगा। सवाल इसको लेकर भी नहीं है कि क्या वहां आईएस एक बार फिर से मजबूती से खड़ा होगा या अमेरिका आईएस को ना पन पाने के चक्कर में सीरिया पर अटैक कर देगा। सवाल इन सबसे अलग है। सवाल है भारतीयों को लेकर। सवाल है कि खाड़ी देशों के अंदर कितने भारतीय हैं। अगर खाड़ी देश एक जंग में उलझते हैं तो फिर भारतीयों को किस तरीके से वहां सुरक्षित करा जाएगा या वहां से वतन वापसी कराई जाएगी। यह आंकड़ा कम नहीं है, क्योंकि खाड़ी के अंदर जो खतरा है वो बड़ा है। भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह संख्या लगभग घोषित तौर पर लगभग 90 से 1 करोड़ के आसपास है और अघोषित तौर पर यह संख्या इससे ज्यादा है। लेकिन किस देश के अंदर कितने भारतीय रह रहे हैं इस पर भी नजर डालिए। जो 6 बड़े खाड़ी देश हैं उनमें अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। कुवैत में जरा देखिए 10,726 लोग रहते हैं जो वहां रोजगार करते हैं और जो भारतीय हैं लेकिन वो प्रवासी हैं और वो वहां पर काम करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर 26,45,302 लोग भारतीय हैं जो रह रहे हैं। और अगर खाड़ी देश गृह युद्ध की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा खतरा उन पर भी मंडराता नजर आएगा। बहरीन के अंदर 3,50,000 लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर बड़ी तादाद है, 45,54,274 लोग भारतीय हैं जो यूएई के अंदर रह रहे हैं। और इसके अलावा ओमान के अंदर 6,73,000 लोग हैं जो रह रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा इससे ज्यादा कहा जाता है, लेकिन अगर इसको भी मान ले तो लगभग 90 से 95 लाख के आसपास लोग आधिकारिक तौर पर खाड़ी देशों के अंदर रह रहे हैं। और अगर खाड़ी देशों के अंदर तनाव की स्थिति बनती है तो फिर स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि अब यहां से एक नई जंग शुरू होगी। सीरिया पर तुर्की का कंट्रोल और इस तरीके से सुन्नी बाहुल्य खाड़ी देशों के अंदर जो शिया बाहुल्य देश हैं, मसलन ईरान और इराक, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और क्या वहां एक जंग फिर से शुरू होगी। उस बीच भारत की भूमिका क्या रहेगी, यह इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भारत ने बाकायदा सीरिया के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है और कई प्रोजेक्ट ऐसे जो भारत के सीधे सीरिया के साथ जुड़े हैं और जो असद सरकार के दौरान आगे बढ़ रहे थे। क्या एचटीएस के दौरान भी वो आगे बढ़ेंगे, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि असद के पतन और उसके बाद की अनिश्चितता ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता पैदा कर दी है। सबसे बड़ा खतरा हयात तहरीक अल शम, जिसे एचटीएस कह रहे हैं। एचटीएस दरअसल एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसके बारे में व्यापक तौर पर और विस्तार से हम इससे पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं। यह एक इस्लामिक संगठन है
जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। एचटीएस का जुड़ाव अल कायदा से भी रहा है। एचटीएस के उभार से आईएसआईएस के फिर से पनपने का खतरा बढ़ गया है। सीरिया के ऑयल सेक्टर में भारत के 2 बड़े निवेश हैं। उनमें अगर पहले निवेश की बात की जाए तो वो 2004 में निवेश किया गया था, जो ओएनजीसी की तरफ से किया गया था और आईपीआर इंटरनेशनल के बीच में समझौता हुआ था। जबकि अगर दूसरे निवेश की बात करें तो सीरिया में कनाडियन फर्म में ओएनजीसी की हिस्सेदारी है और ये 2 बड़े निवेश हैं। इसके अलावा सीरिया में तिशरीन थर्मल पावर प्लांट के रीस्ट्रक्चर के लिए भारत ने $24 करोड़ का क्रेडिट भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भी भारत भारी भरकम निवेश करने की तैयारी कर रहा था। इसमें सीरिया भी शामिल है। अब सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ तुर्की का साथ है। इससे सियासत में अब तुर्की का अच्छा खासा दखल बढ़ेगा। तुर्की और भारत के संबंध हाल ही में थोड़े नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन अब सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन से मध्य पूर्व में भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे, 2 देशों के बीच के संबंध कौन सत्ता में है और कौन सत्ता में नहीं, इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि संबंध 2 देशों के बीच होते हैं। यह जरूर है कि सत्ता में जो आता है उसकी विचारधारा क्या है, उससे वो संबंध नरम और गर्म हो सकते हैं। जैसे एक दौर में अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन जब तालिबानी सरकार वहां आई तो यह सवाल उठा कि क्या वाकई में वहां रिश्ते भारत के अच्छे होंगे। लेकिन भारत के रिश्ते वहां तालिबान के साथ भी इस नजर से अच्छे, क्योंकि वहां की सरकार के साथ संबंध है, किसी संगठन के साथ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी देर सवेर अच्छे संबंध होंगे। और वहां भी एचटीएस अगर कंट्रोल करता है तो संबंध दरअसल सीरिया के साथ होंगे, एचटीएस के साथ नहीं। क्योंकि एचटीएस आज है, हो सकता है कल ना हो सकता है बशर अल असद वापस हो या कोई नया संगठन वहां उभरे जो वहां कंट्रोल करता हुआ नजर आए। इसलिए ये राजनीतिक और कह सकते हैं वैश्विक राजनीति के मुद्दे हैं, जिसमें कोई एक देश तय नहीं करता है बल्कि देशों का समूह तय करता है। लेकिन इस्लामिक जंग क्या वाकई में सीरिया को खत्म कर 5 हिस्सों में तोड़ देगी? और क्या बशर अल असद का सीरिया छोड़कर भागना वहां शांति की शुरुआत नहीं बल्कि एक गृह युद्ध की शुरुआत है? ये वक्त बताएगा और सबकी नजर इस पर टिकी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।